गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री और चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता पाठ का ये 5वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज़, जैसे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसको कहते हैं, यानी विद्युत ऋणात्मकता। तो सबसे पहले तो जो इसमें लिखाई है उसको मैं आपको बता दूं, यानी नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं, इसको देखिए क्या लिखा है। किसी अणु में बात हो रही है अणु की। किसी अणु में किसी तत्व के परमाणुओं द्वारा साझे किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात आती है अणु की, और अणु कैसे बनते हैं? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, यानी परमाणुओं से मिलकर अणु बने, तो जिन दो परमाणुओं से मिलकर अणु बना है, उन परमाणुओं में से, जिन दो परमाणुओं से मिलकर अणु बना है, उन दोनों परमाणुओं में से जो साझे किए गए इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि कैसे बनेंगे, या तो साझेदारी से बनेंगे या फिर आदान प्रदान से बनेंगे। कोई भी अणु जो है कब बनता है? दो प्रकार से बन सकता है। एक तो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा, और दूसरा कब बन सकता है? वैद्युत संयोजी बंध द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान या प्रदान करके। तो यहाँ पे बात आ रही है कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, यानी सहसंयोजी बंध के द्वारा जो आपके अणु बनते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी अणु जब दो परमाणुओं से मिलकर बना है, तो उन दोनों परमाणुओं में से किसकी ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन के उस युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की। जो साझा किया गया इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, उसको कौन अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वो क्या कहलाती है? उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, किन्हीं दो तत्वों से मिलकर किन्हीं दो परमाणुओं से मिलकर एक अणु बना है, और उस अणु में किस तत्व के पास ज़्यादा कैपेसिटी है साझे किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की, वही उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब विद्युत ऋणात्मकता पर क्या फर्क पड़ता है आवर्त में और समूह में, ये बात आपको जो है मैं बता देती हूँ। देखिए लिखा है किसी आवर्त में, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। ये सेम उसी तरह से है जैसे कि आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के केस में होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह मान कम हो जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक होता है, जबकि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन संरचनाएं स्थायी होती हैं तथा इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान 0 होता है। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अपनी कॉपी में आवर्त सारणी बना ली होगी, क्योंकि मैंने आपको भेज दी थी आवर्त सारणी। तो उस आवर्त सारणी में जब आप देखेंगे बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जब आप देखेंगे, तो आप नोट करेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है बाएं से दाएं जाने पर हमेशा ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो क्षमता होती है, वो धीरे धीरे घटने लग जाती है। या हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सदैव बढ़ती है। और रीज़न इसके पीछे वही है जो मैं अभी तक आपको बताती आई हूँ। जो रीज़न आपने परमाणविक त्रिज्या के केस में पढ़ा, आयनिक त्रिज्या के केस में पढ़ा,
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के केस में पढ़ा और आयनन ऊर्जा के केस में पढ़ा, सेम वही जो रीज़न है वो यहाँ पे भी लागू होता है। इसलिए मैंने इसको बार बार यहाँ पे लिखा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि जब हम आवर्त में जाते हैं तो क्या होता है, नाभिकीय आवेश जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है आकार के ऊपर, जो परमाणविक आकार है उसके ऊपर क्या बढ़ जाता है, नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। जबकि समूह में नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है और आकार में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यही रीज़न है विद्युत ऋणात्मकता के घटने और बढ़ने के। और यहाँ पे इसमें विद्युत ऋणात्मकता में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाईं तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा जो है फ्लोरीन ऋणात्मक होता है, ठीक है। और इसके पीछे आप अगर देखेंगे तो फ्लोरीन से पहले आता है ऑक्सीजन, तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन और उसके बाद होता है नाइट्रोजन। फ्लोरीन के आगे आप देखते हैं तो आता है नियॉन। इनका परमाणु क्रमांक है नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। ये आपको मालूम है। तो आप देखेंगे अगर कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर पहले होता है नाइट्रोजन, उसके बाद सबसे पहले नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन और नियॉन। ये मैं कौन से ग्रुप की बात कर रही हूँ, ये मैं ग्रुप, नाइट्रोजन का ग्रुप अलग है बच्चों, इनका ग्रुप अलग है लेकिन इनका आवर्त एक ही है, दूसरा आवर्त है ये। तो इस दूसरे आवर्त में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हम दाईं तरफ देख रहे हैं, यहाँ बाईं तरफ का मैंने डिस्कस नहीं किया है, दाईं तरफ देखेंगे तो सबसे दाईं तरफ आता है नियॉन। और लिखा भी है यहाँ पे, ये क्या है, अक्रिय गैसें हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं, ये तो क्या होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनका अष्टक पूर्ण होता है, इसीलिए ये गैसें अक्रिय होती हैं और इनमें कोई भी विद्युत ऋणात्मकता देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन फ्लोरीन की आप बात करेंगे तो फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है और उसके बाद नाइट्रोजन होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन ये भी विद्युत ऋणात्मक होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो इन्हीं की होती है। तो आप इसमें सिर्फ ये बात याद रखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है, जबकि समूह में नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि जो गुण बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है, यानी जो गुण आवर्त में बढ़ता है वो गुण समूह में घटता है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग अपोजिट चलते हैं। ये जो चीज़ें समूह में बढ़ेंगी वो आवर्त में घटेंगी, जो चीज़ें आवर्त में घटेंगी वो समूह में बढ़ेंगी। तो ये दोनों जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चलते रहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है नेक्स्ट फीचर जो है, नेक्स्ट फीचर हम डिस्कस करेंगे धात्वियता के बारे में, जिसको हम कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर क्या है, शुरू में ही मैंने आपको डिस्कस करते हुए बताया था कि बच्चों आपके पास 4 वर्ग हैं, नहीं आपके पास 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो एस ब्लॉक है इसमें सारी की सारी धातुएं हैं। 2 इसमें वर्ग थे और इसमें सारी जितनी भी थी 2 वर्गों में सारी धातुएं थी। उसके बाद आते हैं पी वाले में। पी जो आपका है उसमें धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं। और डी वाले में भी मैक्सिमम धातुएं होती हैं। और एफ वाले में तो कुछ रेडियो एक्टिव धातु हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइट्स, और कुछ आपके एक्टिनाइट्स तत्व हैं। तो इनके बारे में अगर हम देखें तो धात्वियता का क्या मतलब होता है, जिसको हम कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर, वो क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, धातु वे तत्व हैं जो सरलता से धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुओं का जो सबसे पहले फीचर होता है वो ये होता है कि उनमें क्या टेंडेंसी होती है, उनमें क्षमता होती है धनायन बनाने की। और धनायन बच्चों कब बनते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जब हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो धातु वे तत्व होते हैं जो सरलता से धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनमें
अन्य विशेष गुण, और इनमें इसके साथ दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट गुण होता है, धात्विक चमक, मेटालिक लश्चर पाई जाती है, तन्यता होती है जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी, आघात वर्धनियाँ, उनको हम पीट सकते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। इस तरह के गुण जो है वो धातुओं में पाए जाते हैं। ये तो आपके 9th और 10th क्लास में भी हैं कि धातुओं में क्या क्या गुण होती हैं, चमकदार होती हैं, आघात वर्धनियाँ होती हैं, तन्य होती हैं, और इसमें एक पॉइंट नहीं है कि वो क्या होती हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की सुचालक होती हैं। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बट कोई बात नहीं, इतना ही आप लोग देखिए। उसके बाद क्या लिखा है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हमारे पास क्या होता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसीलिए तो बताया था कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इसका मतलब क्या होती है कि धनात्मकता घट जाती है, यानी धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की धात्विकता बढ़ती जाती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों जो गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेंगे वो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कम हो जाएंगे, और जो गुण बाएं से दाएं जाने पर घटेंगे वही क्या होंगे, समूह में बढ़ेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि मेटालिक फीचर्स जो होते हैं, मेटालिक करैक्टर या धात्विक लक्षण जो होते हैं, वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कम हो जाते हैं। जबकि एक समूह में, किसी भी समूह में, कोई भी समूह आप ले लीजिए, उसमें ऊपर से नीचे जाने पर जब हम जाएंगे, वर्ग या समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विकता बढ़ जाएगी। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है कि फर्स्ट ए आपका ग्रुप है, उपवर्ग या आप जो है इसको उपकक्षा, ये वर्ग में ही बांटा गया है। एक्चुअली फर्स्ट जो समूह है वो 2 भागों में विभाजित कर रखा है। तो पहला ए जो उपवर्ग है, आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे और क्लियर करेंगे, उसमें कौन कौन से तत्व हैं। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और लास्ट में फ्रेंशियम है। फ्रेंशियम को मैंने यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो क्या लिखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और लास्ट में है फ्रेंशियम। फ्रेंशियम मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है यहाँ पे। तो अगर आप सीजियम तक देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा धात्विक नेचर किसका है, सीजियम का है। सीजियम यहाँ पे सबसे ज़्यादा धात्विक है, सबसे ज़्यादा मेटालिक है। और लिखा भी है मैंने कि सीजियम कम ऊर्जा देने पर ही धनायन बना देता है। सीजियम को अगर आप हथेली में भी रखेंगे तो वो पिघल जाएगा और आसानी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं समूह में, वैसे वैसे मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं। देखिए, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसको मैं आपको बता देती हूँ। देखिए क्या लिखा है मैंने, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक युक्त तत्वों का नामकरण। आप पीरियोडिक टेबल खोलिए और पीरियोडिक टेबल में देखिए आपकी जो 100 तक हमारे तत्व हैं उनके नाम लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। जिस साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया या फिर जो ग्रुप ऑफ द साइंटिस्ट था, उन्होंने जो भी डिसाइड किया वो नाम जो है तत्वों को, विभिन्न तत्वों को दे दिए गए। लेकिन जब बात आई एक ऐसे तत्व की जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 104 है। देखिए ज़रा, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया 104। तो बेटा ये 104 जो परमाणु क्रमांक, ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 104 है, इसको लेके कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। और विवाद में क्या हुआ कि अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम रखा रदरफोर्डियम। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए लिखा है रदरफोर्डियम। तो जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम क्या रखा, रदरफोर्डियम। लेकिन दूसरी तरफ जो सोवियत वैज्ञानिक थे, यानी जो सोवियत संघ के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नाम रखा कर्टचोवियम। अब ऐसे में यहाँ पे विवाद खड़ा हो गया कि नाम क्या रखना चाहिए, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम क्या रखना चाहिए। इसलिए IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC ने इसके लिए एक रूल दिया। ये जितने भी तत्व हैं इनका नामकरण करने के लिए
आईयूपीएसी की ऑथराइजेशन और उसका एक लेबल बहुत ज़रूरी होता है, वही प्रूफ करती है कि हाँ ये नाम रखा जाएगा। तो आईयूपीएसी ने इनका नाम रखने के लिए एक जो है रूल दिया। वो रूल क्या था, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आईयूपीएसी ने क्या कहा। आईयूपीएसी ने कहा कि अगर किसी भी परमाणु क्रमांक में 0 अंक मौजूद है तो हम उसका नाम हम स्टार्ट करेंगे नील से, लिखा है ना यहाँ NIL, नील। अगर 1 मौजूद है तो उसके लिए हम नाम देंगे अन, अगर 2 मौजूद है तो बाई, अगर 3 है तो ट्राई, अगर 4 है तो क्वैड, अगर 5 है तो पेंट, अगर 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो एक्ट और 9 है तो इन। इस तरह से हम नाम देंगे। अब नाम कैसे लिखा गया ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर हमारे पास परमाणु क्रमांक है 101 परमाणु क्रमांक है। अब 1 भी मौजूद है, 0 भी मौजूद है और 1 भी मौजूद है, यानी 2 बार 1 है। तो 1 के लिए देखो क्या लिखा है, अन। हम इसका नाम क्या लिखेंगे, अन। तो जहाँ पे मैंने लिखा है ना ये आईयूपीएसी नाम, वहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, थोड़ा सा छोटा है तो आप लोग जो है इसको अपनी स्क्रीन को बड़ा करके देखिए। मैंने सबसे पहले लिखा है अन, UN, ये देखिए पॉइंट मैंने लगा दिया UN, क्योंकि अभी हमें क्या बताया कि 1 के लिए क्या लिखेंगे हम, अन। उसके बाद 0 मौजूद है, 0 के लिए क्या लिखते हैं, नील। तो मैंने लिखा है अन के बाद लिखा है NIL, नील, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 मौजूद है, 1 के लिए क्या लिखना है, अन। तो अगर 101 है तो अभी आप टेबल में देख रहे होंगे कि 1 के लिए हम लिखेंगे अन, 0 के लिए लिखेंगे नील, क्योंकि लिखा है ना नील लिखना है, और फिर 1 मौजूद है तो लिखा है अन। और सबके लास्ट में आप लोग देखें मैंने लिखा है आईयूपीएसी के अनुसार प्रत्येक तत्व के नाम के अंत में IUM जोड़ा जाएगा। अब मैं इसमें IUM जोड़ रही हूं, तो नाम क्या हो गया, अननील अनियम, अननील अनियम। स्टूडेंट्स इसी तरह से मैंने ये सारे नाम लिखे हैं। दोबारा मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि सपोज करिए हमारे पास है परमाणु क्रमांक 1, किनारे में लिख देती हूँ, माना हमारे पास परमाणु क्रमांक है 102, ठीक है, 102। अब देखिए 1 के लिए क्या लिखते हैं, 1 के लिए लिखते हैं अन, लिखा है ना यहाँ अन से शुरू करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ अन। उसके बाद 0 है, 0 के लिए क्या लिखते हैं, नील, NIL, नील लिख दिया मैंने। उसके बाद है 2 के लिए क्या लिखते हैं, देखो लिखा है बाय, मैंने लिख दिया बाय। और इसके आगे सबके लास्ट में क्या जोड़ देना है, IUM जोड़ना है, लेकिन यहाँ तो I पहले से ही मौजूद है इसलिए हम U और M जोड़ेंगे। तो अब हमारा नाम क्या हो गया, अननिलबियम, अननिलबियम। इस तरह से इनका नाम जो है आईयूपीएसी ने ये सुझाव रखा कि जब तक इनका कुछ परमानेंट नाम, एक्चुअली ये टेम्पररी नाम है, तो क्योंकि अभी तो डिस्कवरी स्टूडेंट्स होती रहेगी, हमारे पास अभी तक 118 तत्व नोन है, नहीं मुझे लगता है 125 हो चुके हैं, लेकिन 18 के बाद कौन से हैं इसकी जानकारी अभी मुझे भी नहीं है, क्योंकि ये बुक में आई थिंक पब्लिश नहीं हुआ है, सिर्फ ऐसे ही बता दिया गया है कि इतने तत्व और डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन ये जो तत्व डिस्कवर हुए हैं इनको एक परमानेंट नाम देने से पहले इनका टेम्पररी नाम रखा जाता है, और आपकी बुक में ये है कि उस नाम को लिखने की विधि क्या होती है वो जो है बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस एग्जाम्पल से आपको एक समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक मैं थर्ड एग्जाम्पल और दे देती हूँ। देखिए सपोज करिए कि हमारे पास परमाणु क्रमांक कितना है, 103। अब 1 के लिए क्या लिखते हैं, अन, लिखते हैं अन। उसके बाद 0 के लिए क्या लिखते हैं, नील, और 3 के लिए क्या लिखा है, ट्राई, TRI, और फिर लास्ट में क्या लगाना है, IUM। लेकिन मैंने अभी बताया कि अगर लास्ट में I मौजूद है तो सिर्फ आप लिखेंगे UM। अब देखिए नाम क्या हो गया इसका, अननील ट्राइयम, अननील ट्राइयम। तो ऐसे करके ये रूल फॉलो करके बच्चों आप क्या करेंगे, पूरे 118 तक के नाम खुद से लिखेंगे। यहाँ तो मैंने लिखे ही हैं, लेकिन आप भी क्या करेंगे, इनको खुद से लिखेंगे ये रूल फॉलो करके। ये आईयूपीएसी ने दिया हमें कि इसके अनुसार लिखने हैं। बाद में तो इनके खुद ही नाम दे दिए गए। देखिए यहाँ पे मैंने जो है परमाणु क्रमांक 111 तक के जो तत्व हैं उनका जो परमानेंट नाम है, ये तो टेम्पररी नाम है, जो परमानेंट नाम है वो मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है। जैसे 101 पे जो तत्व है उसका नाम है मेंडेलिवियम, ठीक है। जो 102 पे है उसका नाम है नोबिलियम,
जो 103 पे है उसका नाम है लॉरेंसियम। 104 वाले का नाम रदरफोर्डियम ही रखा गया। फिर 105 वाले का नाम है डबनियम। 106 वाले का नाम है सिबोर्जियम। 107 वाले का नाम है बोहरियम। 108 वाले का नाम है हैस्नियम। 109 वाले का नाम है मेट्रियम। और 110 वाले का नाम है डार्मस्टेटियम। और 111 वाले का नाम है रोंटजेनियम। तो ये जो है ये इनके परमानेंट नाम हैं, लेकिन ये इनको नाम के लिखने की विधि है। और 112 से और 118 तक के जो ये तत्व हैं इनके नाम तो स्टूडेंट्स अभी तक भी डिसाइड नहीं हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली ये जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। और पहले भी मैंने आपको कहा था कि रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनकी लाइफ बहुत कम होती है। ये बिल्कुल मतलब हम कहेंगे कि बहुत शॉर्ट टाइम में ही ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इनकी स्टडी अभी तक हो नहीं पाई है, इनकी स्टडी अभी तक चल ही रही है। तो ये स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक था। और अगर आपको ये नॉमेनक्लेचर कंफ्यूजिंग लग रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो में ही मुझे बताएंगे कि मैम मुझे समझ में आया या नहीं। तो टॉपिक यहीं पे अभी जो है अभी ये लास्ट टॉपिक है और